हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर टॉपिक स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान कनिष्ठ अनुदेशक की। राजस्थान कनिष्ठ अनुदेशक में बात की जाए तो फीटर ट्रेड की। फीटर ट्रेड का हमारे पास ऑफिशियल पेपर है, जो देख सकते हैं। यह जो एग्जाम हुआ है 23/3/2019 का जो है पेपर एग्जाम हुआ है राजस्थान कनिष्ठ अनुदेशक का। राजस्थान कनिष्ठ अनुदेशक का जो है ऑफिशियल पेपर है। ऑफिशियल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर कहे इसको। प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन देखने से क्या पता चलता है, आपको क्या लाभ है कि क्या वही क्वेश्चन दोबारा छप जाएंगे? नहीं, मे भी छप भी सकता है और नहीं भी छप सकता है, लेकिन इतना अनुमान हो जाता है। आप एक अनुदेशक हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस लेवल का रहने वाला, या ज्यादा हाई लेवल का रहने है या मॉडरेट लेवल का रहने वाला, या आप कम मेहनत करके भी जाते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से निकाल पाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे। या जो पहले देखिएगा, यहाँ देखिएगा, इसके पहले जो क्वेश्चन होता था उसमें जो है 150 क्वेश्चन आते थे। कितने क्वेश्चन आते थे? और जो टोटल 150 मार्क्स का होता था, और इसमें जो है 3 घंटे का समय मिलता था। कितने घंटे का समय मिलता था? 3 घंटे का समय मिलता था। लेकिन इसमें जो है 50 क्वेश्चन जो होता था, 50 क्वेश्चन की बात की जाए तो वह जो होता था राजस्थान जीके से होता था। क्या होता था? राजस्थान जीके से बात। जब ये कब? जब 23/3/2019 को एग्जाम हुआ था, और उसमें 100 क्वेश्चन जो थे आपके ट्रेड से रहने वाले थे। ठीक है, लेकिन अब की बार जो है सिलेबस चेंज है। अब की बार आप भी जानते हैं सिलेबस चेंज है, नहीं जानते हैं तो जान जाइए। अब की बार जो रहने वाला है 40 क्वेश्चन जो है राजस्थान से रहने वाले हैं, और जो है 80 क्वेश्चन जो आपके ट्रेड से रहने वाले हैं। ट्रेड के क्वेश्चन आने वाला। तो तैयारी भरपूर, आपको अगर कंपटीशन निकालना है और इंस्ट्रक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो एग्जाम तो निकालना ही होगा। इसी कई में जो है हम लोग ट्रेड के क्वेश्चन सभी हम लोग आज देखेंगे कि ट्रेड के क्वेश्चन कितने हार्ड है, या ट्रेड के पेपर के खोपड़ी में छेद कर पाते हैं या नहीं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आज का हम पहला क्वेश्चन की बात की जाए तो हम 51 नंबर क्वेश्चन उठा रहे हैं, लेकिन आपको हमने पहले ही बता दिया है ना कि 50 क्वेश्चन जो है राजस्थान से थे। क्या थे? राजस्थान से थे। इसका आंसर जो है 51 नंबर से हम इस पेपर में उठा रहे हैं ट्रेड के क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चूड़ी काटते समय लीड स्क्रू से कैरेज तक शक्ति संचालन होता है। चूड़ी जब आप लेथ पर थ्रेड काटते हैं तो जो है शक्ति संचालन, पावर ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो क्या गियर मॉल द्वारा होता है, और बी है अर्ध नट द्वारा होता है, और सी है घिरनी चालन द्वारा होता है, और डी है चैन चालन द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? अगर यहाँ इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो तो यहाँ देखिएगा, यह जो दिया है हाफ नट दिया है। हाफ नट कहाँ होता है? हाफ नट जैसे आप कैरेज देखते हैं, कैरेज में एप्रन वाला भाग होता है। एप्रन में जब हम थ्रेड काटना होता है तो लीड स्क्रू कैरेज को आगे पीछे स्लाइड करने के लिए एक वहां लीवर लगा होता है, जिसे हम दबा देते हैं। क्या होता है? लीवर जो होता है उसके नट से जो है स्पिंडल से जुड़ जाता है, और कैरेज जो है आगे पीछे मूव करने लगता है जब वो उसे हम लॉक करते हैं। तो यह होता है हाफ नट के द्वारा चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त चक्र के जबड़े का परिचालन ऑपरेशन होता है। संयुक्त चक्र का परिचालन होता है तो कैसे होता है? ऑप्शन ए है स्वतंत्र रूप से, ए है एक साथ, और सी है स्वतंत्र रूप से या एक साथ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, स्वतंत्र रूप से या एक साथ। 3 जॉ चौक देखे होंगे, 4 जॉ चौक होता है। यह दोनों का कम्युनिकेशन है, दोनों का क्या है? कम्युनिकेशन है। 3 जॉ चौक चाहे तो 3 जॉब की तरह इसे समानांतर खोल सकते हैं, 3 ही जबड़ा खोल सकते हैं, एक साथ समानांतर खोल सकते हैं, कर सकते हैं। और 4 जॉ चौक की तरह जो इसे स्वतंत्र रूप से खोल सकते हैं, इसलिए इसमें दोनों का कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, चक जुड़ा होता है। चक जो जुड़ा होता है, तब चक कौन से चक भाई? तो यहाँ देखिएगा, लेथ स्पिंडल, लेथ एप्रन, लेथ टूल पोस्ट, और डी है लेथ बेड। तो चक समझ में आ गया। ये कौन सा चक पूछा है? लेथ वाला चक पूछा है। तो लेथ वाला चक किससे जुड़ा होता है? तो वह जो होता है लेथ स्पिंडल से जुड़ा होता है। लेथ स्पिंडल में क्या होता है? लेथ चक बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बल्ब का तंतु। कितना आसान क्वेश्चन है, आप पेपर के खोपड़ी में आप छेद कर पाइएगा, एकदम आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। बल्ब का तंतु फिलामेंट किस पदार्थ का बना होता है? ये बच्चा जानता है कि बल्ब का जो है तो टंगस्टन का बना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? तो मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होता है? मेलेबिलिटी धातु का वह गुण जिसे रोल करके चादर बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी कहते हैं। तो मेलेबिलिटी के सबसे ज्यादा मेलेबिलिटी का गुण किसमें होता है? सोना में। तो ऑप्शन ए जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस यौगिक में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? किस यौगिक में कार्बन की मात्रा सबसे कम है? क्या है? कम है। तो यहाँ हो जाता है पिटवा लोहा। यही रहता सबसे अधिक किस में है? तो वह हो जाता है ढलवा लोहा 2 से 4%। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आप चाहे तो आसानी से एकदम बना सकते हैं। रुकिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है किस पदार्थ के बगैर टूटे मुड़े रहने की योग्यता को कहा जाता है? तो वह जो होता है चिमड़ापन होता है। क्या कहलाता है? चिमड़ापन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इस्पात की संक्षारण प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए, इस्पात की संक्षारण प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? मिश्रित तत्व के रूप में वेनेडियम को मिलाया जाता है। दी है मिश्र धातु तत्व के रूप में क्रोमियम को मिलाया जाता है। और सी है मिश्र धातु तत्व के रूप में निकेल को मिलाया जाता है। और डी है मिश्र धातु के रूप में तांबा को मिलाया जाता है। यह जो है संक्षारण प्रतिरोधक बनाने के लिए मिश्र धातु के तत्व के रूप में क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। याद होना चाहिए आपको। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बार बार किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो सभी को तो याद ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। हमारा अनुदेशक तो देखते ही क्वेश्चन बना देंगे। डायल टेस्ट इंडिकेटर में प्लंजर की चाल को घूर्णन गति में बदला जाता है। प्लंजर की चाल को घूर्णन गति में बदला जाता है। तो यह देखिएगा स्पेयर गियर ट्रेन द्वारा, बी है हेलिकल गियर ट्रेन द्वारा, और सी है रैक ऑफ पिनियन द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। ये बार बार पूछता है डायल टेस्ट इंडिकेटर किस सिद्धांत पर चलता है? तो यह जो होता है रैक और पिनियन द्वारा ही चलता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि डायल जांचक सूचक माप को निम्न रूप में इंगित करता है। निम्न रूप में इंगित करता है डायल जांच। डायल टेस्ट इंडिकेटर इंग्लिश देख लीजिए और देखिएगा। अवयव की वास्तविक साइज, बी है 5 मिलीमीटर के 2 पदों के बीच अंतर, और सी है सूचक पॉइंटर की सहायता से सूक्ष्म अंतर का आवर्धन, और डी है विमाओं का प्रत्यक्ष पाठ्यांक। तो इसका सही आंसर हो जाता है सी। डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या करता है? बहुत सूक्ष्म अंतर को जो है बड़ा करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। रेती की पिनिंग का मतलब है, रेती की पिनिंग का मतलब है। ऑप्शन ए है धातु कणों का रेती के धातु के मध्य में फंस जाना, बी है धातु कणों का रेती के टिप पर चिपक जाना, और सी है धातु कणों का रेती के हील पर चिपक जाना, और डी है ये सभी। भैया फाइल के पॉइंट को टिप कहा जाता है। यहाँ फंसेगा? तो नहीं फंसेगा। हील बीच वाला भाग कहलाता है। क्या यहाँ फंसेगा? नहीं फंसेगा। तो जाहिर सी बात है ये सभी हो नहीं सकता। तो यह जो होता है धातु के कणों का रेती के धातु में मध्य में फंस जाना। ऑप्शन जो है ए सही है। पिनिंग क्या है? धातु जब हम फाइल करते हैं तो धातु के कुछ चीज जो है फाइल के फेस में फंस जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पिनिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अगला हमारा क्वेश्चन है कि बेंच वाइस का घूमने योग्य जबड़ा स्पिंडल को घुमाने पर भी नहीं घूम रहा है। स्पिंडल को घुमाने पर भी क्या हो रहा है? जबड़ा नहीं घूम रहा है, मूवेबल जो नहीं जा रहा। तो इसका कारण निम्न हो सकता है। ऑप्शन ए है गतिशील स्थिर जबड़ा अत्यधिक कसा हुआ, अत्यधिक है। ठीक है। और नेक्स्ट है स्पिंडल पिन टूटी हुई है, और सी है स्प्रिंग कार्य नहीं कर रहा है, और डी है स्पिंडल पर चूड़ियां थोड़ी घिस गई है। तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों, इसका सही आंसर की बात की जाए तो स्पिंडल की पिन टूटी हुई होती है। जब भी कहे कि नहीं घूम रहा है स्पिंडल से, तो वहां जो आप निर्धारक होकर मानिए कि स्पिंडल की पिन क्या हुई है? टूटी हुई है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। पूछा गया है कि स्टेट पिन हथौड़े का पिन होता है। स्टेट पिन हथौड़े का पिन
कैसा होता है? तो क्या होता है, हत्थे के कोणीय होता है, बी है हत्थे के सीध में, और सी है हत्थे के क्रॉस में, और डी है हत्थे की ओर मुड़ा हुआ। तो यह जो होता है स्ट्रेट पिन हथौड़ा जो होता है हत्थे के सीध में होता है। देखे होंगे स्ट्रेट पिन हैमर इस तरह का होता है, और उसके जो है ये हैंडल के सीध में उसका पिन बना होता है। तो यह जो होता है स्ट्रेट पिन हैमर होता है। क्या होता है, हैंडल के सीध में उसका पिन बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को कसने के लिए प्रयुक्त नट को कहते हैं। भैया ये तो हमारे स्टूडेंट बनाएंगे, ये पेपर कितना अच्छा पेपर है, तो क्यों नहीं हम तैयार रहे राजस्थान इंस्ट्रक्टर की ज्वाइनिंग लेने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंग नट। क्या हो जाता है, विंग नट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गहराई में लगे स्क्रू, गहराई में लगे हुए बोल्ट को खोलने के लिए कौन सा पाना स्पैनर प्रयुक्त होता है। गहराई में लगे हुए बोल्ट को खोलने के लिए कौन सा पाना मतलब स्पैनर प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए है ओपन एंडेड स्पैनर, बी है हुक स्पैनर, और डी है रिंग स्पैनर, और सी है सॉकेट स्पैनर। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों सॉकेट स्पैनर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, और यह जो हमारा क्वेश्चन है करा कि रिवेट हेड के निर्माण के लिए किस हथौड़े का उपयोग किया जाता है। रिवेट के हेड को बनाने के लिए किस हैमर का उपयोग किया जाता है। तो बिना ऑप्शन पढ़े एकदम डायरेक्ट मानेंगे बॉल पिन हैमर, बॉल पिन हथौड़ा। आगे बात करेंगे डॉट पंच। डॉट पंच के बिंदु पॉइंट का कोण होता है। तो ये तो हमारे पेपर लग रहा है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे पढ़ा देंगे, आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट पढ़ा देंगे। डॉट पंच का पॉइंट कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। यही प्रिक पंच पूछा होता तो कितने डिग्री हो जाता, 30 डिग्री। और सेंटर पंच पूछता तो 90 डिग्री। तो यह तो आपको मुझे याद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पूछा है कि राष्ट्रपति किसको खींचने के काम आती है। राष्ट्रपति किसको खींचने के काम आती है। तो आप जानते ही हैं, बिना समय गवाए मारेंगे कि लकड़ी को खींचने की। राष्ट्रपति फाइल में जो त्रिभुजाकार उभरा हुआ होता है, तो कभी कभी बार बार एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रपति फाइल का जो है आकृति कैसे होती है। तो वह होती है अर्धवृत्ताकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो आपके मन में रेडियम आ रहा होगा, तो यह जो है गलत आंसर हो जाता है। इसका सही आंसर है सेकंड। याद रखिएगा कौन की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेकंड है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और बेटा ऑप्शन के अनुसार यह जो है सेकंड है। एक रेती निम्न के दौरान धातु हटाती है, एक रेती निम्न के दौरान धातु हटाती है। यहाँ अब ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है। अग्र स्ट्रोक, वापसी स्ट्रोक, सी है दोनों अग्र स्ट्रोक और वापसी स्ट्रोक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो भैया जब आप रेती चलाते हैं, फाइलिंग करते हैं, तो क्या आता है, धातु कब ज्यादा मात्रा में कटा होता है। क्या ठेलते और खींचते दोनों समय में करता है, नहीं। जब आप दबा के उसको आगे की तरफ ढकेलते हैं तो वहां जो है कटिंग ज्यादा होता है। जब आप पीछे की तरफ लेते हैं अपने फाइल को, तो देखिएगा फाइल हल्का जो है ढीला छोड़ देते हैं, जिससे वो कम कटिंग करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा कि अग्र स्ट्रोक में अधिक कटिंग करता है। अगला क्वेश्चन है कि खांचे की चौड़ाई को नापने के लिए निम्न में से कैलिपर का, कितना आसान क्वेश्चन है भैया। देखिएगा खांचे की चौड़ाई को मापने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग करते हैं। तो बिना देर किए उसको मार देंगे हम लोग। कौन सा है जी, बाह्य कैलिपर, विषम पैर कैलिपर, जैनी कैलिपर, आंतरिक कैलिपर। ये हो जाएगा आंतरिक कैलिपर, इंग्लिश देख लीजिए इनसाइड कैलिपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी बाह्य माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन का शून्य अंशांकन, थिम्बल डिवीजन देखिएगा यहाँ पे, ये है हमारा थिम्बल डिवीजन का शून्य अंशांकन क्या है। ये यहाँ जो हमारा ये शून्य अंशांकन है थिम्बल डिवीजन का। अच्छा, शून्य अंशांकन डेंटम लाइन के नीचे है। डेंटम लाइन हमारा मान लीजिए ये जो है हमारा डेंटम लाइन है, जो थिम्बल पर किस पे बना होता है, ये जो है स्लीव पर बना होता है। सॉरी मिस्टेक कर रहे हैं हम, स्लीव पर बना हो रहा है ये जो है डेंटम लाइन। अब इस तरह से आप एक मन में फिगर बना लीजिए और डेंटम लाइन के
नीचे है, जबकि माइक्रोमीटर का के मापक फ्रेम संपर्क में है तो अशुद्धि होगी। कौन सी अशुद्धि होगी? जब भी थिम्बल नीचे रह जाए डेंटम लाइन से, जब भी थिम्बल डेंटम लाइन से नीचे रह जाए तो वहां जो होता है धनात्मक त्रुटि होता है। क्या होता है? धनात्मक त्रुटि होता है। ठीक इसी तरह फिगर बना लेंगे मन में, अगर यह थिम्बल डेंटम लाइन से ऊपर होता तो वहां जो हो जाता है ऋणात्मक त्रुटि हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोमीटर में 0.02 ऋणात्मक दोष है। क्या है? ऋणात्मक दोष है। ठीक है, जब माइक्रोमीटर जो है 40.53 मिलीमीटर मापता है तो सही पठन क्या होगा? सही पठन क्या होगा? भैया क्या है इसमें जो है ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक दोष है। तो उसको सही पठन करने के लिए क्या होंगे? ऋणात्मक होगा तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 40.53 है और उसमें ऋणात्मक दोष कितना है? 0.03। तो इसको क्या है? ऋणात्मक है, इसलिए क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो यह बन जाएगा आपका 40.56। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये तो क्वेश्चन आप अनुदेशक है तो आसानी से बना सकते हैं, कोई सोचने वाली बात है इसमें है ही नहीं। कितने मित्र ऐसे हैं जो ये क्वेश्चन को जो है देखते ही आप बना देंगे? अगर कमेंट में अपना जो है लाइक जरूर करें और अपना नाम जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्नियर हाइट गेज का मुख्य पैमाना किस पर अंशांकित होता है? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, हम तो सोच नहीं पा रहे हैं कि इंस्ट्रक्टर के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये जो है पूछा है कि वर्नियर हाइट गेज का मुख्य पैमाना किस पर अंशांकित होता है। तो मुख्य पैमाना देखे होंगे कि वर्नियर हाइट गेज में जो होता है किस पर बना होता है? बीम पर बना होता है। किन पर बना होता है? बीम वाले भाग पे, बीच वाले स्केल वाले भाग पे जो है बीम पर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि साइन बार की आकार साइज को निर्दिष्ट किया जाता है। भैया साइन बार तो आप देखे ही होंगे, साइन बार कुछ इस तरह का बना होता है। तो साइन बार का साइज कैसे लिया जाता है? दो रोलरों के बीच के मध्य से की दूरी से जो है साइन बार का साइज लिया जाता है। तो यहाँ क्या दिया गया है? कुल लंबाई द्वारा, रोलर के व्यास द्वारा, और सी है लंबाई और वजन द्वारा, और डी है रोलरों के बीच की दूरी द्वारा। तो साइन बार का साइज कैसे लिया जाता है? दो रोलरों के बीच की दूरी द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्लिप गेजों को साथ में जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्लिप गेज को साथ में जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्रॉचिंग कहते हैं, रिंगिंग कहते हैं, और सी है एक्सटेंडिंग कहते हैं, और डी है वेल्डिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्लिप गेज को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? रिंगिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि माइक्रोमीटर, कैलिपर, डायल इंडिकेटर्स की शुद्धता निम्न से जाती है। माइक्रोमीटर और कैलिपर, डायल इंडिकेटर की शुद्धता किससे जाती है? तो वह जो होता है ऑप्शन है फीलर गेज, बी है स्लिप गेज, और सी है रिंग गेज, और डी है प्लग गेज। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों स्लिप गेज द्वारा जो है उसकी शुद्धता मापी जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टॉलरेंस की शाफ्ट आधारित प्रणाली में क्या होता है? ऑप्शन ए है छिद्र होल पर टॉलरेंस दी जाती है, बी है शाफ्ट का साइज स्थिर रहता है, और सी है छिद्र का साइज स्थिर रखा जाता है, और डी है छिद्र तथा शाफ्ट दोनों पर टॉलरेंस दी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों शाफ्ट का साइज स्थिर रखा जाता है। यही यहाँ पूछा होता होल बेसिस सिस्टम। तो होल बेसिस सिस्टम में आपको याद रखना है कि होल का साइज स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय मानक के अनुसार 50H8 G7 का अर्थ क्या है? तो यहाँ क्या पूछा गया है देखिएगा। शाफ्ट के लिए टॉलरेंस गेज 8 एवं छिद्र के लिए 7 है ना। अगला है बी है छिद्र के लिए टॉलरेंस गेज 8 और शाफ्ट के लिए 7 है, और सी है फीट का पद
साफ्ट आधारित पद्धति पर है, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। यहाँ एच दिया है ना, तो ये जो हो जाता है होल बेसिस सिस्टम हो जाता है। क्या हो जाता है? होल बेसिस सिस्टम होता है। तो इसलिए छिद्र के लिए टॉलरेंस ग्रेड 8 हो गया, और यहाँ जी दिया गया है, यह जो होता है साफ्ट कर दिया जाता है। किसका दिया जाता है? साफ्ट कर दिया जाता है। तो ये साफ्ट क्या है? साफ्ट के लिए 7 है टॉलरेंस ग्रेड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है? इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है? व्यक्तिकरण फिट, हिंदी में बोलते हैं हम उसको व्यक्तिकरण फिट। तो इसमें जो ऑप्शन है छिद्र और साफ्ट, छिद्र और साफ्ट के टॉलरेंस जोन ओवरलैप करते हैं, और बी है छिद्र का टॉलरेंस जोन साफ्ट के बिल्कुल नीचे होता है, और सी है छिद्र का टॉलरेंस जोन साफ्ट के बिल्कुल ऊपर होता है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर है छिद्र का टॉलरेंस जो साफ्ट के बिल्कुल नीचे होता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ जो है घुमाया गया है लिखने में। क्या किया गया है? क्वेश्चन घुमाया गया है लिखने में। इंटरफेरेंस फिट में हमेशा हम याद रखते हैं कि होल जो होता है, साफ्ट जो होता है होल से बड़ा होता है। तो यहाँ जो है छिद्र का टॉलरेंस जो साफ्ट के बिल्कुल नीचे है, तो वह केवल विपरीत लिखने का तरीका जो है बदल दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक के अनुसार कुल सहिष्णुता टॉलरेंस ग्रेड है। भारतीय मानक के अनुसार टॉलरेंस ग्रेड कितने होते हैं? वह जो होता है 18 होता है। यही जो होता है मूलभूत विचलन पूछता है, तो वहां हो जाता है भारतीय मानक के अनुसार 25। कितना हो जाता है? 25। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्वर्णीयता सिद्धांत, इंटरचेंजेबिलिटी, यहाँ इंग्लिश में देख लीजिएगा, इंटरचेंजेबिलिटी सिद्धांत साधारणतया निम्न पर लागू होता है। क्या है? ऑप्शन ए है बहु उत्पादन पर, बी है समान पुर्जों के उत्पादन पर, और सी है पूर्व निर्धारित सीमाओं के आकारों के पुर्जे पर, और डी है ये सभी पर। जो होता है इंटरचेंजेबिलिटी में सभी पर जो है यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनिलन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एनिलिंग, अनिलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनिलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है कठोरता में वृद्धि करना, सी है मशीन योग्यता सुधारना, और बी है चिमड़ापन में वृद्धि करना, और डी है विकृति दूर करना। तो यह जो होता है मशीन योग्यता सुधारने के लिए जो होता है एनिलिंग प्रोसेस किया जाता है। और एनिलिंग प्रोसेस कहाँ किया जाता है? खुली हवा में या भट्टी के अंदर? तो पूछेगा तो वहां बता दीजिएगा कि भट्टी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न प्रक्रमों में से किस प्रक्रम में इस्पात को भट्टी में आवश्यक तापमान तक गर्म किया जाता है एवं फिर भट्टी में ही धीमी गति से ठंडा किया जाता है? वही क्वेश्चन आ गया जो क्वेश्चन अभी बताए हैं, भट्टी में ही ठंडा किया जाता है। तो वह जो होता है एनिलिंग प्रोसेस में होता है। क्या होता है? एनिलिंग प्रोसेस में जो होता है जो आपको भट्टी में ही ठंडा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्पात स्टील की नॉर्मलाइजिंग, स्टील की नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य है। नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है? ऑप्शन ए है उत्प्रेरित तनाव को विनियमित करना, और बी है मशीनता को बढ़ाना, और सी है धातु को नरम करना, और डी है चिमड़पन को बढ़ाना तथा भंगुरता को कम करना। तो इसमें जो होता है उत्प्रेरित तनाव को विनियमित करना, मतलब रिफाइन करने के लिए जो होता है क्या किया जाता है? हम जो है नॉर्मलाइजिंग करते हैं। क्या करते हैं भैया? नॉर्मलाइजिंग करते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है कि कार्बोराइजिंग में बढ़ाया जाता है। कार्बोराइजिंग में क्या बढ़ाया जाता है? सतही कठोरता बढ़ाया जाता है, बी है घिसावट प्रतिरोधी बनाया जाता है, सी है थकान शक्ति, और डी है ये सभी। तो यहाँ जो है इसका सही आंसर होता है सतही कठोरता। कार्बोराइजिंग में क्या होता है? कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है जिससे जो होता है सतह हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द्रव कार्बोराइजिंग, द्रव कार्बोराइजिंग गर्म साल्ट बाथ में की जाती है। गर्म साल्ट बाथ में की जाती है। निम्न में से कौन सा कार्बोराइजिंग साल्ट
नहीं है, कार्बोनाइजिंग साल्ट नहीं है। यही क्वेश्चन, यही हम लोग नहीं पढ़ते हैं और जल्दी से आंसर मार जाते हैं, पता चलता है हमारा आंसर गलत हो गया। इसका देखिएगा सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, बी है सोडियम सल्फेट, और सी है सोडियम साइनाइड, और डी है बेरियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर हो जाता है भैया सोडियम सल्फेट का उपयोग जो होता है नहीं किया जाता है द्रव कार्बोनाइजिंग में। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, आपको बताते चले कि हमारे चैनल पे जो है वो हमारे ऐप पे जो है इंस्ट्रक्टर के लिए, फिटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो है टेस्ट अवेलेबल है ITI अनुदेशक के लिए, जो कि मात्र आपको 99 रुपया में होने वाला है। ओनली ट्रेड के क्वेश्चन अवेलेबल है, जिसमें 11 सेट है और पर सेट में जो है 80 क्वेश्चन अवेलेबल है और एक मॉक टेस्ट के रूप में फ्री भी है। तो उससे आप जाके हमारे आज ही फिटर टॉपिक की स्टडी ऐप डाउनलोड करके दे सकते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है केस हार्डनिंग के तरीके। केस हार्डनिंग के तरीके में क्या साइनाइडिंग केस हार्डनिंग के तरीका है, नाइट्राइडिंग केस हार्डनिंग का तरीका है, और सी है साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों सी, साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग दोनों ही जो क्या है केस हार्डनिंग के तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निवारक अनुरक्षण खर्च बढ़ाने पर ब्रेक डाउन अनुरक्षण खर्च क्या होगा। कहने का अर्थ है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कॉस्ट, निवारक अनुरक्षण खर्च बढ़ाने पर ब्रेक डाउन अनुरक्षण खर्च क्या होगा। मतलब आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सही तरीके से करते हैं, क्या ब्रेक डाउन मेंटेनेंस खर्च बढ़ जाएगा, घट बढ़ता है, कम होता है, 80 है, वही रहता है डी, इनमें से कोई नहीं। तो भैया मशीनों के हमेशा जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते रहिएगा तो ब्रेक डाउन खर्च क्यों बढ़ेगा। यह जो होता है क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संचालन ऑपरेशन एक ही उपकरण टूल द्वारा किया जा सकता है। एक ही उपकरण टूल द्वारा किया जाता है। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा ध्यान से देखिएगा। रीमिंग और टैपिंग, क्या रीमिंग और टैपिंग एक ही टूल से किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखिए ड्रिलिंग और फेसिंग, ड्रिलिंग और फेसिंग भी एक ही टूल से नहीं किया जा सकता। क्या काउंटर बोरिंग और स्पॉट फेसिंग एक ही टूल से किया जा सकता है, जी नहीं, काउंटर बोरिंग और काउंटर स्पॉट फेसिंग एक ही टूल से नहीं किया जाता। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है हमारा कि किस प्रकार के जोड़ आसानी से खुलने योग्य होते हैं। आसानी से खुलने योग्य होते क्या होता है, यांत्रिक जोड़, बी है चूड़ी युक्त जोड़, और सी है रिवेटेड जोड़, और डी है वेल्डेड जोड़। तो आपके मन में आ रहा होगा ख्याल रिवेटेड जोड़ जो है आसानी से खोल जाएगा, नहीं, यह जो है अर्धस्थायी में आता है। सबसे अस्थायी में किस में आता है, चूड़ी युक्त जोड़। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चूड़ी युक्त जोड़। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस प्रक्रम में अधिकतम अपघर्षक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। किस क्रिया में जो है ज्यादा अपघर्षक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है बफिंग, बी है लैपिंग, सी है हॉर्निंग, और डी है सुपर फिनिशिंग में। सबसे ज्यादा जो अपघर्षक पदार्थ का प्रयोग जो किया जाता है हॉर्निंग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ जो क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन सा फोर्स फीड संग्राहक है। फोर्स फीड संग्राहक है तो यहाँ ऑयल कप है, रिंग संग्राहक है, बी है ग्रीस गन विधि है, और डी है चैन संग्राहक। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीस गन विधि। जो ग्रीस गन द्वारा जो देखते हैं गाड़ी उड़ी में जो है क्या लुब्रिकेशन करते हैं, तो वह जो आता है फोर्स फीड लुब्रिकेशन के अंतर्गत आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एस्बेस्टस सीमेंट पाइप बना होता है तो वो किससे बना होता है। तो एस्बेस्टस फाइबर और सीमेंट से मिलकर बना होता है यह पाइप। याद रखिएगा इसको, क्या आप याद कर रहे हैं, किस पुली का प्रयोग विभिन्न वेग अनुपात करने के लिए किया जाता है। मतलब विभिन्न चाल पर चलाने के लिए किस पुली का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ तो आपको याद ही होगा क्या, जॉकी पुली, बी है ठोस पुली, और सी है स्प्लिट पुली, और डी है स्टेप्ड पुली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, स्टेप पुली का उपयोग जो होता है मशीन को विभिन्न गति पे चलाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्न में से कौन सा धातुओं का वह गुण जो मशीनता को कम करता है? क्या करता है? मशीनता को कम करता है। तो ऑप्शन ए है प्रत्यास्थता, बी है सुघटता, और सी है भंगुरता, और डी है चालकता। इसका सही आंसर जो हो जाता है भंगुरता। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कार्य सतह पर कर्तन औजार, कार्य सतह पर कर्तन औजार की गति करने के कारण उत्पन्न होने वाले आकृति कहलाती है। क्या कहलाती है? तो वह जो होता है ऑप्शन ए खुरदुरापन है, बी है सतह बनावट है, सी है लहरदार, और डी है खुरदुरापन अंतराल। तो यह जो होता है खुरदुरापन कहलाता है। इसको हम इंग्लिश में देखिए, यहाँ से तो मेरा पेन भाग गया, सॉरी दोस्तों। हाँ, इसका सही आंसर है दोस्तों खुरदुरापन। क्या है? खुरदुरापन, रफनेस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अगला क्वेश्चन देखिए, छोड़िए। ठंडी छेनी निम्न द्वारा बने होते हैं। कोल्ड छेनी किस विधि द्वारा बने होते हैं? ड्राइंग द्वारा, रोलिंग द्वारा, सी है पियर्सिंग द्वारा, और डी है फोर्जिंग द्वारा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फोर्जिंग द्वारा बना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि किसी कार्यखंड पर टेपर टर्निंग ऑपरेशन के लिए टेपर कोण की गणना निम्न संबंध द्वारा की जाती है। निम्न संबंध द्वारा की जाती है। तो टेपर टर्निंग का सूत्र क्या होता है? तो वह आपको याद होना चाहिए कि tan थीटा बराबर d माइनस डी बटे 12 होता है। क्या होता है? tan थीटा माइनस डी बटे 12 होता है। अगला क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसका अगला वीडियो जल्द से जल्द आने के लिए आप कमेंट जरूर करें। स्क्रू जैक में कौन सी चूड़ियां उपयोग होती है? स्क्रू जैक में कौन सी चूड़ियां उपयोग होती है? स्क्रू जैक, तो वहां होती है ऑप्शन ए है चौकोर चूड़ी, सी है एकमे चूड़ी, बी है वी चूड़ी, और डी है BSW थ्रेड। तो यहाँ जो होता है स्क्वायर थ्रेड, जिसको हम लोग हिंदी में चौकोर चूड़ी कहते हैं। तो अगला वीडियो जल्द से जल्द लाने के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कनिष्ठ निर्देशक का पेपर कितना आसान आता है। आप चाहे तो सब क्वेश्चन बना के आ सकते हैं और कनिष्ठ निर्देशक बन सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।